सादर प्रणाम सर। सादर प्रणाम सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं शशिकेश जी, बहुत अच्छा लगा आप ज्वाइन किए। प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी धीरे धीरे लोग ज्वाइन करते हैं। और सर अभी मेहरानगढ़ के बारे में आपने सुना होगा किस तरह से जो है वो जोधपुर का एक बड़ा भारी किला है, एक दुर्ग कह लीजिए। और जोधपुर अगर कोई गया हो, जैसे मैं गया हूँ, और पूरा इलाका जो है एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़ा हुआ ही है। और आपको शशिकेश जी याद होगा कि जब हम लोग एमए में ट्रांसफर ऑफ पावर पढ़ रहे थे, तो सभी जो रियासतें थी वो कैसे भारत के साथ मर्जर हो रहा था। जोधपुर का क्या किस्सा था वो आपको याद होगा। तो किस तरह से अब उसको अपनी दोहराना नहीं, आप जान ही रहे हैं कि कैसे जोधपुर एक ऐसी रियासत थी जिसको जिन्ना ने कैसे ऑफर किया जिन्हें आप हमारे साथ ज्वाइन करिए, जो कहे वो शर्त में देने के आपको कलम कागज दे दिया तो आप उस पर लिख दीजिए, जो भी शर्त लिखेंगे आपको मंजूर होगा। बहरहाल वहाँ के राजा जो है वो बड़े ही भारत के पक्ष में थे, लेकिन उसमें की स्थित सिचुएशन थी, बड़ी फ्लूइड सिचुएशन थी। और उस फ्लूइड सिचुएशन में राजाओं के मन में था कि हम इतने दिनों से राज्य करते आ रहे हैं, हमारा कैसे रहेगा, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये सब तमाम प्रकार की उनकी चिंताएं थी। बहरहाल वो एक अलग विषय है। लेकिन मेहरानगढ़ को जब आप देखेंगे तो लगेगा कि ये लोग इतना बड़ा किले बंदी करके रहते थे। मैं तो गया था तो देखा उस पर चढ़ने में इतनी दिक्कत थी। अब आजकल तो लग गया है वहां पर लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से आप लग जाइए उसकी ऊंचाई को। फिर कभी मैंने सोचा कि ऊपर घोड़े वगैरह से जाती रहूंगी, वहां की रानियां, वहां के सैनिक या राजा लोग, तो कितना मतलब मशक्कत, बड़ा लेबर इंटेंसिव काम था वो। एक बार फिर से सुनने का मौका मिलेगा सर, और फिर से उन चीजों को याद करने और नई चीजें जानने को भी मौका मिलेगा। तो इसके लिए सर वाकई में बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्टेप है, और पूरा जो है वो विभाग बधाई का पात्र है कि बार बार हम लोगों को अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है सर। ये बताइए कि हमारी आवाज आपको आ रही थी? मैं बोल रहा था, आवाज सुनाई दे रही थी? बहुत अच्छे से सर, बहुत अच्छे से हमने सब सुना। और उसी के बगल में सर एक सिरोही रियासत थी जो पहला रियासत थी उस पूरे राजपूताना लैंड के, जो भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जिन्होंने हस्ताक्षर किया और भारतीय संघ के साथ विलय किया। और बाद में धीरे धीरे उनके सारे संसाधन, इक्विपमेंट, यहाँ तक कि रेलवे भी जो है भारत सरकार का हिस्सा बन गई। और चूंकि पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ था, तो जैसा सर आपने कहा, तो उस लेटर में यहाँ तक उन्होंने, बाद में वो लेटर हालांकि खींच लिया, लेकिन वो जो प्रतिबद्धता थी वो भारतीय संघ के प्रति ही रही उन राजाओं की। तो ये भारत के निर्माताओं की बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि ऐसे रियासतों को उन्होंने भारतीय संघ के साथ जोड़ा, और राष्ट्रीय आंदोलन की भी उपलब्धि थी। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर पुंधीर सर, बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर को जो है आपके विशेष ज्ञान से, आपके अध्यक्षता से हम लोग सब लोग लाभान्वित होंगे। और चूंकि आपका पूरा मिडिवल इंडिया का आर्ट और खासतौर से आर्किटेक्चर, तो मेहरानगढ़ के आर्किटेक्चर जी, आपकी आवाज, आप अनम्यूट होइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट होइए। डॉक्टर साहब, I myself personally visited Mehrangarh so many times. More than 50 visits. Just imagine. And I remain even I am also associated with Mehrangarh Trust. Yes. One is Deputy Director, something like Mahendra Singh Taban. Yes, sir. He is having a very good relation with me academically,
आप ये बहुत अच्छा करा रहे हैं. आई एप्रिशिएट योर एफर्ट सर. जी हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल सर. I appreciate your report, sir. You are organizing such a nice lecture. Very, very interesting. आलोक जी, आलोक जी सर जी. आलोक, मैं ये कह रहा था कि ये अपनी जो स्पीकर है जी को देखिए, वो उनको ज्वाइन कराइए या उनको जरा मैसेज दीजिए कि वो ज्वाइन करें. मैसेज दे दिया सर. अब जब भी वो ज्वाइन कर लें देखते हैं सर एक बार. जी जी ठीक है सर, बस तुरंत दे रहा हूँ मैं. डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? और मैं ठीक हूँ. और जी जी मैं ठीक हूँ. और क्या है कि ये हमारे लिए हेरिटेज मैनेजमेंट इज समथिंग लाइक ए वेरी चैलेंजिंग एरिया ऑफ स्टडी. एंड I think you are giving a response aptly to your challenges. Yes, of course, I try my level best, although I had something regarding the ancient Vastu Shastra. So from that very perspective, and also I try to understand the longevity of the monuments which were erected about 500 or 600 or even 800 years ago. Now, welcome, Kalpana Champawat. You have joined here. Yes, yes. And, can you hear me? Kalpana Champawat, please unmute yourself. Can you, Kalpana Champawat जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आप अपना अनम्यूट करें. जी हाँ, आपका स्वागत है. थैंक यू सर. और हम लोग बड़े ही we are, I should say, very much fortunate to have you here today speaking on something like a great defensive fort, if I'm allowed to say like that. It was something like a frontier fort of India, and it was certainly a very strong fort, and it has been. And how it continued to keep up with or to maintain its strength, and also a sense of security to those who are living over that area, and the related things. So that you will be speaking about the architecture and the engineering of that monument. And we are very much benefited by having a very renowned, internationally known scholar of medieval Indian history, particularly art and architecture, Professor Manvendra Singh Pundhir from Aligarh Muslim University. So he has kindly acceded to or give his consent to preside over the lecture. My head of department, Professor Mishra, is a little bit busy in an examination. He is conducting something like a Viva exam, a PhD Viva. This we are organizing something, I may say, a Viva or an examination for inducting PhD students. So he is busy there in the examination. So when he came to know that you are coming, you are going to lecture, going to present your lecture, then he was very happy. And then I told him that Professor Pundhir has also accepted to preside over the lecture. Then he became doubly happy that really it would be very beneficial. And the synergy of your lecture and Professor Pundhir's presence and his pronouncements, because earlier when you did not join or when you were about to join, he was sharing that he had been almost 50 times to Mehrangarh. Although I should say that, yes, I have been there only two times and visited some areas, and I have heard about that from Professor who has been in charge of our Bharat Kala Bhavan, Professor Naval Krishna. He had been looking after something related with the renovation and things like that, about that museum. So
of course, I should welcome you to the city of Varanasi, although you are in Mehrangarh, but we may just say that from the very ancient worldview of looking or seeing or observing that the cosmos is in the micro and the micro is in the cosmos. So, irrespective of your being in Mehrangarh, you are very much in Kashi. So, with these words, welcoming you and Professor Punjir and all the learned audience interested in heritage management, I invite Kalpana Champavat ji to speak, and before that, if Professor Punjir has to say something, he is welcome. Thank you very much, sir. Thank you. Kalpana ji, let me introduce myself to you. Myself, Manvendra Kumar Punjir. I am a professor in Center of Advanced Study, Department of History, Aligarh Muslim University. And to your surprise, my thesis, I completed my thesis on Rajasthan. I am a man of economic history. I know Dhundari, Haloti, Marwadi, and for the last 25 years, I invested my 20 years especially in Rajasthan. And for the 6th year, I was nominated to the Rajasthan Heritage Cell. And since 1992, sometime twice or thrice in a year, I visited Jodhpur. I am a life member of Rajasthan History Congress. I know very personally SP Vyas, so many things, Bhati ji, and personally I know everybody there. And one more point, once I have, twice or thrice I attended some conference in the Mehrangarh Fort and some Mahan Singh Tamar Saab. I think he is also one in 2018, last conference I have attended in 2018. And my specialization lies in the medieval archaeology. And medieval archaeology means the medieval architecture. And I have surveyed so many places like Ajmer. I have surveyed the whole Ajmer, Bharatpur, Dholpur, Savai Madhopur, Karauli, and one part of Mehrangarh, half of the water bodies of the Jodhpur city. It's a nice meeting. And I am very happy you are going to present about the Mehrangarh Fort. And Professor S.P. Vyas has also written something on the water bodies by hydraulic technologies employed in the Mehrangarh Fort. And I personally visited each and everything, even the place which was remained closed, area of the Mehrangarh which was remained closed. Once Gaj Singh, Maharaja Gaj Singh, he invited me to visit that places. So nice. I'm very happy that you are here and you enlightened our group with the historicity, art and architecture of the Mehrangarh Fort. I welcome you, madam. And Thank you so much, sir. It was really a very good introduction, and we are very pleased and we are very much benefited and blessed. And now I request Kalpana ji to come up with this presentation, please. Thank you so much, Pandey sir and Pundi sir. आपने इतना कुछ बताया अपने बारे में, तो मैं थोड़ा सा आपको और अपना तो कर लेती हूँ. तो मैं आपको खमागनी करके वेलकम करती हूँ. खमागनी सर, थैंक यू सो मच. मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जान के. आपने जो नाम लिए, बिल्कुल एसपी व्यास जी एक बहुत ही लर्नड मैन है, उनको बहुत ही ज्यादा जानकारी है, बहुत नॉलेज है उनको. आपने महेंद्र सिंह जी तंवर जो है वो रिसर्च एंड आर्काइव्स में पूरा महाराजा मान सिंह जी पुस्तक प्रकाश है वो देखते हैं. तो पुरानी जो बहियां होती है उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है सारी वो वहां पर पुस्तक प्रकाश में देखते हैं. उनका डिपार्टमेंट रिसर्च एंड आर्काइव्स में ही हेड्स द रिसर्च एंड आर्काइव्स डिपार्टमेंट एट MMPP. और बिल्कुल मतलब आप जब हेरिटेज मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें ये नहीं लगता कि हम कुछ प्रोफेशनली ऐसे टीचिंग करके करें, बस ये लगता है कि अपने अनुभव का जो ज्ञान है वो थोड़ा शेयर करें. यू नो, इट्स सच अ डिफरेंट टॉपिक. लाइक डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, ऑल दीज आर वेरी कॉमन, बट दिस हेरिटेज मैनेजमेंट स्टडीज इट इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक और इसका बहुत आगे फ्यूचर में स्कोप है. तो जैसे कि बोलते हैं ना, जीवन एक पूरा सर्कल है,
और हम घुमा फिरा के उसी चक्कर पे पहुंचते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स है, जो आई थिंक दे आर आवर फ्यूचर्स फॉर दिस हेरिटेज मैनेजमेंट थिंग, एंड दे हैव लॉट ऑफ स्कोप, एंड जितनी आप ज्यादा कोशिश कर सकते हैं उतनी ज्यादा आप नॉलेज लीजिए, मतलब ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स के बस यही कहना चाहूंगी कि आपको जहां जो ज्ञान मिलता है वो आप लीजिए। जैसे पुंडीर सर, उन्होंने इतने हाड़ौती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मतलब इतने रीजन कवर कर लिए हैं, तो आप देखिए ये भी लिमिटेड सर नहीं रहे हैं, सर ने कोशिश करी सारे रीजन कवर कर लूं। तो बिल्कुल आप लोग भी सर से भी बहुत चीजें जान सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टू ब्रीफ यू, लाइक इन माय लास्ट session, like one of my sessions, I had informed about the Mehrangarh Museum Trust, activities by the trust, what is being done, क्या क्या फील्ड में काम करते हैं, जिसमें मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे वेरियस सेक्टर्स, मतलब ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि हिज हाइनेस महाराजा अगत सिंह जी साहब ने सिर्फ रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन एक सेक्टर के लिए नहीं, हर डिफरेंट सेक्टर के लिए सोचा है। और उन्होंने चाहे अपने जो रिसर्च एंड आर्काइव्स है तो वो भी रेस्टोर कंजर्व, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से है वो भी उन्होंने सोचा है। फिर आप देखिए जो लैब है, कंजर्वेशन लैब, वहां पर ऑब्जेक्ट्स के रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन होता है, टेक्सटाइल्स है, मेटल है, पेंटिंग है, इन सब का कंजर्वेशन होता है। और डिफरेंट, आप ये चीज एक अलग हो गई, और एक ओरल ट्रेडिशंस अलग हो गए, जहां पे आप फोक म्यूजिशियंस और फोक डांसर्स और फोक कला से जुड़ी हुई चीजों का भी संरक्षण करते हैं। तो जो हिज हाइनेस महाराजा अगत सिंह जी साहब है, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ द मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, ही हैज अ वेरी ब्रॉड विजन एंड अ वेरी लॉन्ग विजन, जो काफी दूर का वो सोचते हैं और बहुत ही फ्रूटफुल विद द नीड ऑफ द आवर के हिसाब से सोचिए। उन्होंने बहुत से इनिशिएटिव्स ले हैं जो कि वेल अप्रिशिएटेड बाय पीपल एट इंटरनेशनल लेवल। सो टाइम गेट के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आए, लेकिन ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर। द ओनली थिंग इज, जो आप मोती महल देखते हैं उसमें और फतेह महल में कलर्ड ग्लासेस का यूज हुआ है, वो आप थोड़ा वेरिएशन देख सकते हैं, कलर्ड ग्लासेस का यूज। बाकी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अ सिमिलर सेट ऑफ स्टाइल एंड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द मेहरानगढ़ फोर्ट। ऑल द झरोकास दैट यू सी फ्रॉम हियर, सारा सिमिलर है। विद टाइम रेस्टोरेशन होता है इस चीज का, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द प्लेस। और विद, आप देखें कि यहाँ पे पिक्चर्स में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी बहुत ही पिजन्स होते हैं, पिजन्स बैठते हैं यहाँ पर, तो पिजन्स का एक्सक्रीटा भी है जो यहाँ पर बिखरता है। लेकिन दी हाउसकीपिंग टीम एट दी फोर्ट इज वेरी वेल ट्रेन्ड एंड दे मेक इट अ पॉइंट टू कीप इट क्लीन 24 hours. और if you look at the visitors feedback book here, people have mentioned that this is one of the best and cleanest fort that they have ever visited. तो ये सब फीडबैक सुन के हमारी हाउसकीपिंग टीम भी बहुत ही काबिल तारीफ है, that they put their efforts 24/7 to maintain this fort clean and clear for the visitors. पीछे आप यहाँ से जब चढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको नागनीचा माता टेम्पल मिलता है, जिसके दर्शन करने के लिए काफी लोग आते हैं। और रैम्पार्ट से पीछे की तरफ है चामुंडा माता देवी टेम्पल, जो कि बहुत ही like it's very much famous across the globe and people do come to visit here. This is the Zanani Deori courtyard that you can have a look at, and you can see Zanani Deori courtyard, मतलब जनाना बोलते थे फीमेल्स को, रॉयल विमेन जो होती थी उनके लिए एक सेपरेट एनक्लोजर हुआ करता था, जनाना विंग हुआ करता था। तो ये वो जनाना विंग है जहां पर रॉयल विमेन ऑफ द मारवाड़ फैमिली यूज्ड टू स्टे। Now, if we talk about the interiors of the Mehrangarh Fort, so you also see variation in the interiors. Like the exterior is proper concrete and everything in front, पूरा आपको 15th century का आपको लुक देगा, डिफरेंट
आपको जो झरोखा का जो मेन फोकस जो है वो सब आपको दिखाई देगा, लेकिन इंटीरियर जब आप देखते हैं तो आपको एक अलग ही फील आता है। एंड यू कैन सी दी ये जो गोल्ड में हुआ है, सारा जो नक्काशी का काम देख रहे हैं, कलर्ड ग्लासेस देख रहे हैं, सो दिस इज ब्यूटिफुली डन। एंड व्हेन यू लुक एट द सीलिंग इज ऑल्सो ब्यूटिफुली कार्व्ड आउट। यहाँ पर आपको वेरियन गॉड्स एंड गॉडेसेस के यहाँ दिखेंगे, यहाँ पे पेंटेड होंगे, वॉल पेंटिंग्स है यहाँ पर, दैट यू कैन हैव लुक एट। एंड दीज आर ऑल डन बाय वेरियस आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम। आई मीन every time we see this, we are just fascinated how, you know, how artists of that time, they have so much talent and they did such an amazing work. ये आप तखत विलास देखेंगे महाराजा तखत सिंह जी साहब का, तो इसमें again the wall paintings are here, you can see the floor, you can see, and the ceiling is wooden ceiling, you can see as in the picture. And these hanging colored lights. So now these hanging colored lights are a slight variation that you can observe from the 15th century. So as I mentioned that over a period of time, like in different centuries, there were new variations that came in. ये है शीश महल. So as the word says itself, शीश महल जो कांच है, कांच से आप देखेंगे तो आपको ऊपर का सीलिंग भी दिखता है इसमें. यहाँ पर यूज ऑफ small glasses, you can see small mirrors, you can see here in the Sheesh Mahal, which gives a striking appearance to anybody who visits with the lights and all. आप जब visit करते हैं देखते हैं तो reflections of the mirrors gives a very striking look. So this is the interior architecture that we can focus on. This is the मोती महल, और जैसे मैंने बताया कि फतेह महल और मोती महल में ये जो कलरफुल ग्लासेस का यूज है, ये पैनल्स जो आप देख रहे हैं कलर्ड ग्लासेस का, you can see that this brings a really beautiful look from the exterior as well as the interior. तो जब होली चौक में खड़े होके देखते हैं तो बाहर से ये कलर्ड ग्लासेस दिखते हैं विजिटर्स को, और अंदर when we enter the मोती महल, इसे मोती महल कहा जाता है, when you enter the मोती महल you see these colored glasses giving a striking look from the exterior lights. जो डे लाइट होती है उससे इसका striking visible appearance आता है. So as I mentioned, with time, like you have to have proper restoration and conservation of the place. So our engineering team, they are dedicated towards the cause, and they have a conservation master plan. It is, I mean, well renowned among most of the museums, and they also take it as a reference for their museums. This is done by the engineering team in consultation with the conservation team. And a lot of international conservators also give their guidance and advice as consultants for various work. There are different style of conservations that are followed during the process, but mostly all the real thing from associated with Jodhpur. जैसे जोधपुर में जो most conservation styles रही है, उन्हीं को ज्यादातर यूज किया जाता है, जो कि अपने ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं. जो ट्रेडिशनल मेथड्स रहते हैं उन्हीं को यूज करते हुए मोस्ट ऑफ द कंजर्वेशन इज डन. एंड थ्रू दिस वे आर्किटेक्चर इज मेंटेन्ड ऑफ द फोर्ट. सो व्हेन वी से दैट द फोर्ट एक्सटीरियर इज डिफरेंट, इंटीरियर like exterior gives you a lot of information about the history and the century it is associated with, and the interior gives a beautiful striking appearance and different information about the era that it was built in. So the same way, minute details like for example the gates, जय पोल है, फतेह पोल है, सूरज पोल, इमरती पोल, उन सब का भी एक अलग आपको देखने में आएगा कि उनका स्टाइल आप देखेंगे.
कैसे वो इतने बड़े ह्यूज गेट्स उस वक्त लगे होंगे, कैसे वो बिल्ड हुए होंगे, कैसे लाया गया होगा। तो एज आई सेड उस वक्त के उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए। एंड ये एक माइन्यूट चीज है जो मैं आपको हाईलाइट फोकस कर रही हूँ कि कोई भी जगह हो, लाइक different forts of different places of the country India, they have a different style of these झरोखाs and these panels. तो जैसे आप ये देख रहे हैं फ्लोरल, आपको अगर इसमें दिखेंगे ज्योमेट्रिक, कहीं जगह पे ज्योमेट्रिक का यूज ज्यादा होता है, कहीं जगह पे वेरिएशंस यूज होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स। जैसे यहाँ पे आप देखिए फ्लोरल का यूज हुआ है। अगर आप इस पैनल को देखेंगे, यहाँ पर भी आपको एक फ्लोरल डिजाइन मिल रही है, यहाँ पे फ्लोरल है। अगेन जो एक्सटीरियर है ये ट्राइंगुलर करके भी एक फ्लोरल ही आउटलाइन बन रही है, एंड देन ये हेक्सागोनल बन रहा है, एंड देन दिस सर्कल, इफ यू लुक एट दिस सर्कल, ये भी एक सर्कल के अंदर आपको फ्लोरल डिजाइन ही मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह पे इन्होंने फ्लोरल कर लिया होगा एंड देन दे माइट हैव यूज्ड अ ज्योमेट्रिक डिजाइन समवेयर हियर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और समथिंग, and then a different variation of panels or tiles or some different design, या लोटस बना दिया कहीं पर। ऐसा नहीं है। I mean, think of the creative of the artist of that time, that they maintained a proper systematic structure and proper systematic design that was laid out. So the other reference that you see, if you can look at this again, this is floral. You can see this is also floral. इसको डिफरेंस ये है कि पहले वहां पर हेक्सागोनल यूज करके किया गया था, यहाँ पर अब स्क्वायर यूज किया है, फ्लोरल है, फिर अगेन एक स्क्वायर यूज किया है, और ये भी एक स्क्वायर है जो कि डायमंड के शेप में इसे कवर किया है, आउटलाइन किया है। एंड व्हेन यू लुक एट द बिलो पॉइंट जहां पर ये फ्लोरल है, तो दो छोटे साइड में, बीच में एक बड़ा। सो द नेक्स्ट लेयर, next column that they have used is one big flower and the smaller one here. So next, when you see two smaller outside, one big inside. So see, a lot of creative. I'm just trying to focus on the creative angle of the artists that they focused on. I mean, for that time period, it is a very unique thing that the artists were so talented that they used their creativity as well. Along with working, they used their creativity as well. And I would like to show you the archival image of the Mehrangarh Fort, how it used to be like. So I would give you 5 to 10 seconds to just analyze this picture and see that, the construction style of the houses were different that time. No doubt about that. Like the houses were also built differently. Now these days people try to, demolish their old house and build a new one with the new interiors and the new construction style. But you can see at the base level, the old construction of the houses are here, of the people who used to stay in the city. Then the fort, you can see as you climb up, you can see that Chattan that I was talking about, the hilltop. And then you can see the fort, emerging out of it, as if it has not been built or constructed, but rather it has just emerged out of a hilltop. So you can see the structure. But when you look at the fort now, there are a lot of construction that has been done here and here by people and encroachments and everything. But the fort stands still. So the very interesting point about the fort is that, it was built around 500 years ago and in 15th century, and still, like, we are in 2021 now, but still the exterior is as it is, the interior is as it is. So the quality of the construction material that was used, it was so great that it's still existing. I mean, this is one wonder factor that makes Mehrangarh stands apart. And a lot of researchers also have gone through the old manuscripts, old bahis that are there at the Maharaja Man Singh Pustak Prakash. And they've got details, like all the bahis, manuscripts,
they have mention of each penny that was spent in the construction of the fort. अलग अलग ओल्ड रिकॉर्ड्स जो है, अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, बहियां हैं, उनके अंदर हर चीज के बारे में मेंशन किया है. तो उसमें ये भी कि कहाँ पर कितना क्या लगा अमाउंट, किस महाराजा के टाइम पर क्या कंस्ट्रक्शन हुआ, वहां पर कौन कारीगर थे, किसने क्या काम किया, उन कारीगर ने क्या यूज लिया, और सब डिटेल्स उसमें लिखी है. तो you know, when we say that we talk about history, we talk about books, so we are now doing it, but the Maharaja, the rulers of that time period, they had a very broad vision from that time, that they maintained records of those things at that time period. Like, I mean, these days people don't have this habit of, you know, keeping their diary or maintaining it. But now when we look at the history, we feel that it is very, very important to have a diary and maintain a record. Because what I personally believe is each family has their own history, and each family should have their own history for future generations as well. तो बहुत जरूरी है कि हमें छोटी छोटी हमारी भी जो ऐतिहासिक चीजें हैं उन पे थोड़ा ध्यान दें, और हम जहां से आते हैं, हमारे रूट्स भी जहां जुड़े हैं, तो वी शुड ऑल्सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट नाउ, on our roots, on our history and the place where you're coming from. Like for example, आप जैसे आप एक अलग भारत के कोने में है, मैं एक अलग कोने में बैठी हूँ, लेकिन आपके जो वेरिएशंस हैं, आपके वेरिएशंस डिफर करेंगे हमारे इस जोग्राफिकल रीजन से, लेकिन as part of our cultural heritage, it is a very must thing that we keep our history alive, and by, you know, focusing on it and by taking the step of conserving it by our own selves, like we should take that step from our side as well. And I think heritage management students have already done that because they've chosen the subject. So आप लोगों का भी future यही है कि आप इसी field में सोच रहे हैं. So it's a very appreciable thing. If you have any question answer, this was the part of the slide, the brief introduction that I did, as I didn't know that whether you wanted a proper historical thing or just a brief introduction. But if you want, we can also have a proper historical references, proper styles for each of the places, each of the venues of spaces of the fort, and you can probably discuss that also in future. This was the gist of the major, you know, engineering and architecture style of the fort. And if you have any queries, you may ask. It was a very good presentation in brief about the monument, a very, I should say, a monument for which we should be proud of, that at the very northern western border of India, the present India, how this structure came into existence. And sometimes we think, and everyone who is visiting there may be thinking that how a challenge was there from the invaders to keep intact the territory upon which the rulers were there. So the fort speaks of the challenges also. There are several things which a magnificent fort to be speaking. And of course it also speaks about the economy of the area. We know that the area is not so full with all greeneries as other parts of India, from, I should say, the Ganga, Jamuna, the rivers where flow, several rivers flow from Himalayas to Ganga Sagar or to sea. And this northern India, from where we are in the Varanasi, we see so much agriculture richness. But when we visit that area, and more we visit towards the Pakistan, the area which is now under Pakistan, so that very area, very vicinity is full with all the, I should say, challenges of the life. And from that very perspective,
how someone in that very period of 16th century could come up with such a magnificent idea of having a defensive system. System, right. Yes. So that's the reason why, if you look at it visually, that it's in the center of the city, as I mentioned, that आप शहर को चारों तरफ से देख सकते हैं, शहर वाले आपको चारों तरफ से देख सकते हैं, but it is on the top. So when you have any sort of attack from the invaders, it's at such a point that by the time they reach that place, they'll already be, evacuated by the army. Yes. Actually, I was having something to learn or to know from the side of the students. I would be asking this. The students might also be having this curiosity, as I have, that how the strength of a building is measured, which is 500 years old, and what were the considerations of those who were constructing that building regarding the foundation. We know that it is at the top of the hill. So, few words if you could speak about the foundation and how the foundational structures were done at that time, and how the concept of strength, if there was in the engineering knowledge of that period, how the strength they could have calculated that such a structure should have such meters width of the walls, they could just sustain for centuries. So something like that could be very appreciable, because the erosion and the things took place. Of course, there were the persons engaged in the maintenance and conservation of the building from the very period from its inception. As you very rightly said that these days also 24/7 works are going on. So we would like to have some understanding about the architectural strength and what were the basic considerations which has been applied for the erection of such a strong building. Yes. So as I mentioned, जो खंडवालिये थे, तो उनका जो नॉलेज था कि कहाँ पर वो जो अपने औजार है वो ठोक ठोक कर दे यूज टू चेक कि कहाँ पे स्टोन की वाइब्रेशन आ रही है कम, कहाँ पे स्टोन की वाइब्रेशन आ रही है ज्यादा, तो उससे वो अपना एक अंदाजा लगा लेते थे, कैलकुलेट, दे यूज्ड टू कैलकुलेट वेयर इट इज वीक, दैट चट्टान कहाँ पर वो वीक है. सो इट्स अ कॉमन सेंस दैट दे यूज दैट जहां पर वीक है, सो दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड इजीली, दैट विल डिमोलिश्ड इजीली. सो दे वुड कार्व आउट फ्रॉम दैट एंड पुट इट इन अ स्ट्रक्चर एज इफ जहां पे जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रॉन्ग चट्टान जहां पर है, उसको वो वहां पर प्लेस्ड रखते थे. तो जैसे जहां जहां उनको लगता था कि ये वीक है, वाइब्रेट थ्रू वाइब्रेशंस ऑफ दैट स्टोन, एंड वो ठोक ठोक कर उससे वो पता करते थे कि कैसे कहां पर क्या वाइब्रेशंस आ रही हैं, कैसे वो कार्व आउट करेंगे. एंड इन द ओल्ड रिकॉर्ड्स दैट आई मेंशन ऑफ द बहीज, दैट मैन्युस्क्रिप्ट्स, वहां पर इट इज मेंशन दैट खंडवालियाज जो थे, कितने खंडवालियाज थे, क्या उन्होंने औजार यूज किए, कैसे उन्होंने वहां पर आगे अपना वर्क किया. उनके ऊपर एक सुपरवाइजर आप बोल सकते हैं आज की लैंग्वेज में जो, तो वो हुआ करते थे, एंड दे मस्ट बी गाइडिंग देम एट फ्यू प्लेसेस वेयर दे शुड डू इट, वेयर दे शुड नॉट डू इट, बिकॉज फॉर अ स्ट्रक्चर व्हेन यू सी like the entire hill was covered, and at various spaces you see the walls, they are in a defensive manner, you can say. The walls are so tall, and all the spaces that are used, mostly they are upstairs. So all these museum galleries that you see, that are all upstairs, like at that height. जो आप ऊपर जाके जो भी महल हैं, चाहे तखत विलास हो, फूल महल हो, शीश महल, ये सब भी मोती महल, ये सब ऊपर हाइट पर ही कंस्ट्रक्ट किए गए थे. नीचे जो है, नीचे देयर आर नॉट दैट, जो महल है वो नीचे नहीं है, सिर्फ एक चोकीलाओ महल है, दैट वाज बिल्ट लेटर, एंड चोकीलाओ गार्डन है. सो देयर वर टू एंट्रेंस. सो दिस दैट वी सी जयपुर वाज नॉट द ओरिजिनल एंट्रेंस. द फतेह पोल जो कि शहर की तरफ खुलता है, दैट वाज द ओरिजिनल एंट्रेंस एट दैट टाइम. सो वी हैड जयपुर आल्सो, फतेह पोल आल्सो. So both the sides entrance are there, and it is not that in one entrance you go and you end up to the place. There are several entrances in between,
and it is in such a circular manner that when you climb up, there is again one entrance. So this was all done in order to, you know, protect from the any kind of attack. So you would have huge gates built and at various points. So if in case anywhere anything happens, so that next gate would be, you know, closed, and similarly at various heights the gates would be closed. So these are all historical things that are associated with the fort. So as I mentioned, these are all just brief introduction that I could give. But as you mentioned about something in particular, that how the strength was calculated, how it was you know, calculated, how it was measured, that you have asked specifically, that, you know, we can definitely check back in the manuscripts, and we can get the conclusion, the exact details that you want, and exact reference I can share on the WhatsApp group that you've added me in. I can write the details there after cross checking it, because history में fact की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. That is really nice. And yes, आपने बहुत अच्छे से सब बातों को बताया, और हमारे विद्यार्थी लोग तो अभी बस सुन रहे हैं आपको. उनके मन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े भी हैं, आप भी एनालिस्ट कर रहे हैं, तो आपसे पूछ भी लेंगे. अब प्रोफेसर M.K. पुंडीर साहब हम लोगों के बीच में हैं. उनका जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन, उनका इतना बड़ा नॉलेज का आधार, अभी कुछ दिन पहले हम्पी के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में उसका पूरा वाटर सिस्टम और डिफरेंट टेम्पल्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो 26 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, तो उसके बारे में इतना डिटेल बहुत अच्छा डिस्कस किया आपने. आपने भी कंपाउंड जी, कल्पना जी, आपने भी डिस्कस किया, मैं नहीं कर रहा था. नहीं sir, of course I completely agree that, you know, that when you mentioned about Professor S.P. Vyas sir and all, I said that, you know, he already is a learned man who's with us. Manvendra Pundir sir is also very learned, and I'm sure he must be aware of major things because he's worked in this field for a very long time period. And he can also give us this comparative study between the various forts of various places in Rajasthan. Because ऐसा नहीं है कि राजस्थान में सब फोर्ट एक ही स्ट्रक्चर और स्टाइल से बने हैं. That is not the case. There are variations everywhere, and I'm sure he's a very great knowledgeable person who's with us, and he can probably guide us and give information about these to us. Yes. So I invite Professor Pundir to just enlighten us about his experiences about the forts in Rajasthan in general and particularly Mehrangarh. Sir, please. Okay, sir. Thank you very much, Professor Pandey. And first of all, I congratulate Madam Kalpana. You introduced this fort in a very, you can say, very empathetic way. You know, Rajasthan is known for the forts. And to your surprise, in Arthashastra, 4 classification of the forts have been provided. Among them, the one of the major category belongs to the Giri Durga. Mehrangarh Fort is a best example of the Giri Durga. First thing. Second, to add in your lecture, ma'am, no doubt it's a very good presentation. I appreciate your presentation. You know, this fort founded when there was no use of the gunpowder in this region. Okay, and the geographical condition has been manipulated to create a defense structure. Geographical condition. When Rao Jodha planned to have a fort there, so he selected a hill. When all the experts of this region, they tested this hill, they found hill can be broken down anytime. This hill was left, and then the hill on which this present fort is existed was selected to build this Mehrangarh fort. Okay, ma'am? And whenever a hill, Giri Durga was planned or was constructed, some precautions have been taken. First, this hill, this isolated hill should have slope only on one side. On the other side, there is a vertical rising. So nobody can scale the hill. You followed my point, sir?
Pandeyji, you followed my point? Yes, I can. Okay. Yes. And the slope of the hill has been enclosed within the fort. Same was happened with Mehrangarh Fort. If you enter from the first gate, then you have a slope, and then you slowly and gradually go up scales and up stairs, and then you reach at the top of the hill. Another important aspect of the Mehrangarh is that it is existed on a hill having a different contours. These different contours created a terrace, different terraces. And these all terraces are occupied by the buildings, by the structures. The first group of the structures belongs to 15th century. These are purely representing the Rajputana architecture, projected oriel windows, having a very good, you can say, dropping eaves, छज्जा बहुत मिलेंगे आपको, just to safeguard from the sun and hot air. And you know, these contours of the hills have been molded, have been used to construct the structure. So the first layer of the structure is attached with the contour with a mortise and tenon technology. In this region, in the Jodhpur region, mortise and tenon technology, जिसे हम हिंदुस्तानी में या राजस्थानी में कहें तो चूर लगाना, हिल्स पर डग आउट किया, ऊपर से स्टोन के प्लस को उसमें टेनन बनाया और फांसते एक दूसरे में फांसते चले गए, जैसे विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में हमने बना दिया. एंड नो mortar has been used. No mortar. This technique has been used. But when you are talking about the structure built in 18th century, then the lime mortar was used on a large scale, and then the pieces, stone pieces, the size of the stone pieces is small in the comparison of the earlier periods stone. And you know, then there is a change in the decoration. The structure which were built in 15th and 16th century, they were decorated with carving, Nakkashi, right? But when the structure built during the 18th century and later on the structure built during the British period, they all are plastered with stucco, or carrying the paintings on the stucco. This is the major stylistic change came from 15th and 16th century, and when you reach up to the 18th, 19th and 20th century. Okay, done. All these stones, earlier structures were built on a weight and balance. Heavy stone was put on the one on the another, and they were fixed with the mortise and tenon technology. And this mortise and tenon technology keep the stone intact, keep the wall intact. This technique has been used. Another important aspect of the fort of the Mehrangarh is that when it was planned, a lot of precaution was taken, lot of consideration was given to the water management. Right, sir. Because you know, whenever there was an invasion, the fort was besieged. Army was enemy always besieged the fort. At that time, there was a scarcity of the water inside. You know, this fort is provided water from the Sur Sarovar. During the 15th and 16th century, water was lifted from the Sarovar to the upper terrace of the Mehrangarh. Two Persian wheels, there are a set of Persian wheels. Just a minute. First of all, it was lifted manually. After some time, during the 16th century, even later 16th or 17th century, a Persian wheel was made when the lift, where the lift and a terrace on which lift was open, the lift is now open, and this Persian wheel, you know, introduced in the later period. But you think about the early period when the fort was constructed in such a way, it was having a ample storage of the water to cater the needs of the inhabitants. The inner side, you know, the most important structures in the fort belonging to the 15th and 16th century. And these structures are well classified. Some structures we can classify made for the royalty, made for the personal apartments of the king, and
and other category of the structures are made for the garrison of the, for any accommodating the garrison, army, Lashkar of the Maharaja. And you know, this fort is well defined. You can classify the structure on the basis of their function. You followed it? And you know, it's a Pandey sir, I invite your attention. Yes, yes, Rajasthani forts having one facade, and this facade is developed, they are constructed with the ribs. बहुत ज्यादा एक रिब्स, पूरी रिब्स डेवलप होती चली जाएंगी ऊपर की साइड, और रिब्स पर ओरियल विंडोज हैव बीन, यानी 1 story, 2 story, 3 story ओरियल विंडोज हैव बीन प्रोजेक्टेड. Why? This is the main facade of the Rajasthani forts. You get it here in the Mehrangarh. Mehrangarh set the pattern. Mehrangarh set the pattern of such type of the face of the fort of Rajasthan. Then you also get in Bikaner. Okay. So first thing, acha, you raise a question that how its foundation was laid down. Now you know. Yes, yes. From the slopes, these boulders have been carried upstairs. There is a, of course, ma'am is correct, Kalpana ma'am is correct, there is a one community in Rajasthan. They always engage in carrying the boulders and heavy stones from one place to another. And this community is working as a guild, though they are not having a formal rules or regulations, but this community is still existing there. And to your surprise, Akbar invited this community in the construction of Fatehpur Sikri also. Okay. Now, you know, sir, there is a lot of technological aspects involved in Mehrangarh Fort, but for the, I mean, now it's a paucity of the time. I indicate another aspect. Some scholars, they criticize the Rajasthani forts on the point that they were haphazardly constructed. They were not subject to the geometrical symmetry. G.H.R. Tillotson answered in a very good way. He said that in Rajputana builders, they never distorted the geographical features. Whatever they have constructed, without modifying the geographical features, they use the geography as such as it is existed. The Rajput builders, they never make the tabled land out of these contours. No, they prefer to build the structure on the contours without making them leveled. आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी में पूरी हिल को टेरेस में कन्वर्ट कर दिया गया, but it was not the case in Mehrangarh Fort. Right. Secondly, the Rajput forts, especially Mehrangarh, was subjected to a structures built in a different time. The scholars who allege that Rajputs, they don't have any symmetrical structures. So the answer is that the Rajput structures were built over a number of the centuries. Fatehpur Sikri was built only 15 years. But you get a symmetry there. But Mehrangarh Fort remained the best example of the fortification. Its hills never allowed any cannon attack on it because of its height. Right. Never invite any cannon attack. And you know, sir, there is a long evolution of the fort and fortification technology. And the evolution of the fortification technology is clearly reflected in the construction of the Mehrangarh Fort. Mehrangarh Fort is a, you can say, best example of the fortification technology. It needs more study. It needs more scientific study. And the rock and the hill on which it is existed today never subjected to the cracks even during these seismic activities. Never develop any cracks.
but we need some preservation and conservation. And Madam has already mentioned a mega efforts done by Maharaja to initiate preservation and conservation. And ma'am, this fort immediately needs a chemical washing because somewhat fungus developed in this fort. Why fungus developed? Fungus developed because of the structure of 18th century. In the structure of 18th century, chuna, lime mortar was used. Lime mortar, right. That was a traditional form of method that was used, lime and mortar technique. Mortar technique. Yeah. And but what was happened after some time, there is a vegetation in the lime. When the lime chemical property started to decline, this vegetation started to grow. आप देखिए पीपल के छोटे छोटे पेड़ अक्सर चूने की इमारतों पर डेवलप हो जाते हैं करेक्ट करेक्ट सेकंड all the water bodies, some water bodies, sorry to say, have been filled up. Some are still remain as a antique there. So, I think a full-fledged work should be initiated on the water management and conservation of the Mehrangarh Fort. And Mehrangarh Trust, I request the Mehrangarh Trust should initiate this study scientifically. And there should be some publication for the students of history and architecture and history and engineering. And luckily I have surveyed Thangarh, a fort built in Rajasthan during the 10th century, Vijay Mandirgarh at Bayana, Chittorgarh, Kumbhalgarh, and in the same series I have also surveyed this Mehrangarh Fort. I think, only with these few words, I would like to conclude here. Ma'am, again I congratulate you. Or whenever you need my assistance, anytime, feel free. मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए. मैं वहां के my dedication lies to the heritage. So anytime you invite, I always, it's my pleasure to come over there, or I assist in all that efforts. Panditji, thank you very much. A very thought-provoking or very good discussion. I appreciate the efforts of the Kalpana Madam. So just to add that recently, as per instructions of Maharaja Gat Singh Ji Sahab, Mehrangarh Museum Trust has been doing work for the conservation of the step wells, like the बावड़ीज of the city. तुरजी का झालरा जैसे आपने सुना होगा, चांद बावड़ी है, और शहर में जो बावड़ियां जो है उनका क्लेनलीनेस का टोटल काम जो है, कंजर्वेशन रेस्टोरेशन का जो काम है, वो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट अभी पिछले 2-3 सालों से कर रही है. और विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी को भी मोटिवेट किया है टू कीप अ चेक ऑन दी स्टेप वेल, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेरिटेज एंड वाटर मैनेजमेंट. उसी के थ्रू पॉसिबल है फॉर द सिटी. तो रानी सर, पदम सर जैसे आपने उनके बारे में मैं गया हूँ, विजिट किया मेरा. बिल्कुल. तो वो दैट वर्क हैज बीन इनिशिएटेड. एंड आपको पता है ये पैंडेमिक तो है, लेकिन जो मेजर हमारे सामने चैलेंज आने वाला है भविष्य में वो वाटर का ही होने वाला है. वाटर का क्राइसिस डेफिनेटली. बिल्कुल. तो उसको भी हम ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली वो चीज it's been done. Ma'am, and the team is, whenever you need my assistance, sure sir, definitely. अच्छा, once I also see महाराजा, मेरी उनसे मुलाकात है एक बार बहुत अच्छे से. जी. तो उन्होंने कहा था कि you come and see me sometime, but आप जानते हैं लगे रहिए काम में तो फिर पहुंच ही नहीं पाए. No, it's a very good thing to मतलब I thank Pandey sir for inviting you as well in this, because you have given a very good comparative analysis, the way you told about how the fortification is in the fort and how at other places it cannot be seen, and very good points that you've highlighted. I'm sure students have also gained knowledge through this, and they've come across various points that they must be thinking of when they were going through the presentation. Yeah. Ultimately, students should learn how the things has been created in history. Yes. Thank you Pandey ji, thank you. मैं यही कह रहा था कि इतना जो हेरिटेज मैनेजमेंट के हमारे जो विद्यार्थी जो सुन रहे होंगे, अभी ये लोग ये पैंडेमिक के कारण बहुत अधिक विजिट नहीं कर पाए जगहों पर,
और बड़े थ्योरेटिकल और ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड किए। तो ये है कि हेरिटेज मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि उन स्थानों पर थोड़ा विजिट करें, बिल्कुल देख सके। आई डेफिनेटली थिंक ऑफ द सेम थिंग। हमारे फील्ड विजिट आप लोगों को मेहरानगढ़ करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, और फील्ड विजिट के थ्रू उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे यहाँ बनारस में एक इंटरनेशनल टूरिज्म का सेंटर है, लेकिन जो लोग भी इंटरनेशनल टूरिज्म के आते हैं विभिन्न देशों के, तो किसी न किसी बहाने मुझसे भी मिल लेते हैं, जो भी कुछ अपना कुंडली दिखाने के लिए या कुछ बनारस के ऊपर लेक्चर के लिए तो उन लोगों का दूसरा डेस्टिनेशन जोधपुर जरूर रहता है, ये मैं बता रहा हूँ। डेफिनेटली सर, हाँ जोधपुर जरूर जाना होता है, और फिर बीकानेर, फिर ऊँट की सवारी और बहुत सी चीजें जो करते हैं, रात को वहां रुकना। तो ये एक हमारी जो एक हेरिटेज है, वो एक बहुत बड़ा, जिसे कहा जाए कि इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट के विजिट करने का एक बहुत बड़ा एक तरह से अट्रैक्शन के सेंटर्स है। और हमारे हेरिटेज मैनेजमेंट के विद्यार्थी लोग कई बार बड़े सोचते हैं कि हम लोग पढ़ तो रहे तो हम लोग जॉब कहाँ पाएंगे। कई बार वो बच्चे बात उठाते हैं, और स्वाभाविक ही है। तो ये होता है कि कई बार बच्चे इसको स्वतः सोच करके, और हम लोग भी गाइड करते हैं, जब आप एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, जानेंगे उसको, तो आप बहुत सी इतनी विधाएं हैं। इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी यूपी गवर्नमेंट ने हेरिटेज पर बहुत जोर दिया। खासतौर से यूपी गवर्नमेंट ने एक नोएडा में एक यूनिवर्सिटी ही हेरिटेज के नाम से, नोएडा में आप प्रोफेसर पंडित साहब जानते होंगे, यूपी गवर्नमेंट की पोजीशन है ये, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। तो बहरहाल अब हमारे जो विद्यार्थी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उसमें से कोई अगर कुछ जिज्ञासा भी व्यक्त करना चाहे, जब समय हो गया है, कुछ भी पूछना चाहे, तो ये न रह जाए कि हमको बोलने ही नहीं दिया है सर ने। तो आप लोग जो विद्यार्थी हैं, वो कुछ पूछना चाहे, कुछ भी, देखिए 2 एक्सपर्ट पढ़े हुए हैं हमारे यहाँ, बहुत सौभाग्य की बात है। कोई कुछ पूछना चाहे कोई विद्यार्थी, तो अपने विचार रख सकता है। आपका स्वागत है। तो हमें लगता है कि विद्यार्थी लोग जो पूछने वाले होते हैं, तुरंत हाथ उठा करके बोलना शुरू करते हैं। तो बहरहाल आपका पूरा लेक्चर हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लिए, वो यूट्यूब पर भी रहेगा, जिससे बच्चे लोग या कोई भी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सब लोग उसको सुन सकेंगे और क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट जो है आलोक जी हैं, वो सब इसको मैनेज करते हैं, सब हर जगह करने का काम, सबको बुलाना, इनवाइट करना और सब कनेक्टिविटी करना। और ये बीटेक है, कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया उन्होंने। तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारे बनारस यूनिवर्सिटी की तरफ से तो मैं धन्यवाद दे ही रहा हूँ, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से थैंक्स कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आलोक जी, आप जस्ट एक्सप्रेस थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन फॉर द लर्नड स्पीकर एंड ऑनरेबल एमके पंडित साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये मौका दिया हमें। और सबसे पहले मैं सादर प्रणाम आपको कहना चाहूंगा पंडित सर, और कल्पना चौटावत मैम को भी प्रणाम कहना चाहूंगा। और बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान रखा, और इतनी बड़ी बात हम लोगों के लिए है, बहुत ही वैल्यूबल टाइम है हमारे लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, हमारे लिए भी, कि मेहरानगढ़ से आप जुड़े मैम। आप हमारे बीच बहुत अच्छा पॉइंट्स, बहुत ही मीनिंगफुल पॉइंट्स आपने रखा। जितने भी पिक्चर्स वगैरह दिखाकर आपने हम लोगों को डिस्कस किया, एक्सप्रेस किया अपने वर्ड्स को, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और मैं एमके पुंदीर सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सर हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े और पूरे समय तक हम लोगों तक बने रहें। और ये हम गुरुदेव का जो मतलब आशीर्वाद है हम लोगों के लिए, कि हम लोगों का सौभाग्य है कि गुरुदेव के माध्यम से आप लोगों को सुनने का मौका मिलता है सर। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना चंपावत हम लोगों के बीच में डॉक्टर शशिकांत, ये हमारे बीच में डॉक्टर शशिकेश कुमार हैं, जो हमारे बगल में कॉलेज है, वीकेएम है, बहुत ही रिनाउंड बनारस यूनिवर्सिटी के फाउंडर पंडित मदन मोहन मालवीय यानी बेसेंट से जुड़ा हुआ कॉलेज है, महिलाओं कॉलेज है। तो वहां से शशिकेश जी जुड़े हुए हैं, वो हमारे हिस्ट्री से, हमारे डिपार्टमेंट से PhD किए हैं, और उनका कॉलेज भी बनारस यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज है। तो शशिकेश जी, मैं आपसे चाहूंगा, शशिकेश आप मुझे सुन रहे हैं? शशिकेश
जी जी सचकेश भैया हैं। सचकेश जी आप अपने कुछ उद्गार व्यक्त करिए, क्योंकि आपके विद्यार्थी और आप ज्वाइन किए, बहुत अच्छा लगा। आप पूरे लेक्चर को सुने और हमारे विद्यार्थी भी रहे और हमारे कलीग भी हैं, तो आप इस पर कुछ अपने वक्तव्य दीजिए कि आपके विचार आमंत्रित। सर मैम ने, कल्पना मैम ने और जो है सर ने बहुत ही अच्छा अपने विचार रखे हैं। हालांकि मैं उस विषय का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, हेरिटेज मैनेजमेंट से जो रिलेटेड है, लेकिन मैम ने कितने सुंदर ढंग से जो फोर्ट है वहाँ का, मानगढ़ का, वहाँ बताया, उसके इम्पोर्टेंस के विषय में बताया, उसके कंस्ट्रक्शन के विषय में बताया, और उसमें बहुत सारी चीजें सर ने जो जोड़ा कि कैसे जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, न केवल हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बल्कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अगर इसको देखें तो उसका इम्पोर्टेंस नजर आता है। तो मैं इसे सर अपना ज्यादा तो विचार नहीं रखूंगा, बस यही है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी सुनने का अवसर मिला और बार बार सुनने का अवसर मिलता रहता है, तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सर आपका, रैम का, और जो अलीगढ़ से हमारे साथ सर जुड़े हुए कुंडीर सर, उनका बहुत बहुत आभार सर कि हमको और हमारे विद्यार्थियों को सुनने का मौका मिला। थैंक यू। बिफोर वी एंड, मेरे को एकदम से याद आया कि मुझे ये चीज शेयर करनी चाहिए। कल चूंकि वर्ल्ड टूरिज्म डे था और कल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू जी मेहरानगढ़ पधारे थे अपनी वाइफ मिसेस उषा नायडू जी के साथ में गवर्नर राजस्थान के कलराज मिश्र जी भी थे। तो उन्होंने जो विजिटर्स बुक में लिखा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कल, वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी, क्योंकि वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही उन्होंने अपना कमेंट लिखा है। उन्होंने लिखा है, वेरी इंटरेस्टिंग ग्रेट आर्किटेक्चर एंड द ट्रस्ट क्रिएटेड बाय द महाराजा इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन preserving this marvelous history. The fort is worth visiting. And he's also written that there is lot to see in India and more particularly in Marwar, Rajasthan. तो उन्हें काफी चीजें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने जो कर्नाटका से मारवाड़ का क्या हिस्टोरिकल कनेक्शन रहा है उसके बारे में भी जाना। और कल बहुत ही एक अच्छा उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी उनके सामने प्रेजेंटेशन किया गया था। गैर नृत्य, घूमर और लंगा मंगड़िया जो लोक परफॉर्मर्स है, लोक कलाकार, उन्होंने भी उनके लिए परफॉर्म किया था, प्रस्तुति दी थी। तो यही है कि आप लोग अब जब ये सिचुएशन सही हो, पैंडेमिक कब हम उम्मीद करते हैं जल्दी खत्म हो, तो आप फील्ड विजिट के लिए स्टूडेंट्स डेफिनेटली आए और काफी कुछ यहाँ पर उनको सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। और हम लोग कल बच्चों में कहे भी थे और लोगों में कि वर्ल्ड टूरिज्म डे है कल, लेकिन उसी के कंटिन्यूएशन में अगर एक वर्ल्ड टूरिज्म वीक मान लिया जाए तो उसी संदर्भ में आज का लेक्चर आप समझे बात हो रही। बिल्कुल हमारे यूनिवर्सिटी में कल वर्ल्ड टूरिज्म डे पर दूसरे डिपार्टमेंट से, हमारा हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स करके एक डिपार्टमेंट है जहाँ टूरिज्म नहीं पढ़ाया जाता स्पेशली, तो वो लोग किए थे, तो उसी कंटिन्यूटी में हम लोग भी कर रहे हैं। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और सभी जो हमारे इस ऑडियंस में, हमारे इस लेक्चर में शामिल हुए सब बच्चों को, अध्यापकों को, प्रोफेसर कुलदीप, प्रोफेसर कल्पना चंपावत और आलोक जी, सभी लोगों को धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को अवसर प्रदान किया ऐसे विशेषज्ञ लोगों को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू।